हेलो हेलो हेलो। हम्म। आपस में बातचीत बंद। और आज किस पे बात करनी है? सिंधु घाटी सभ्यता पर। अलग अलग रंगों का आप लोग प्रयोग कर रहे हैं, ये ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता, इसी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं इसे समझना पड़ेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, आवाज आ रही है जो लोग ऑनलाइन हैं? ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं कि इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा से ही हमको मिली। पहली जानकारी कहाँ से मिली? पहली जानकारी ही हड़प्पा से मिली, इसलिए हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के रूप में हम जानते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये एक ऐसी सभ्यता है जो विकसित नगरीय अवस्था को दिखाती है। क्या क्या है यहाँ पे? अगर आप देखेंगे तो एक विकसित नगरीय सभ्यता है ये। दूसरी बात आपको ये दिखाई देगी यहाँ पर कि इसका जो समय है 2350 से 1750 BC तक इसका समय है। तो भारत के एक बड़े हिस्से पर अगर आप देखो, ये मैप अगर हम बनाएं, एक बड़े हिस्से पर यहां ये सिंधु घाटी इस पूरे हिस्से में आपको एक जो सभ्यता जिसका विस्तार आप देखेंगे तो गुजरात तक है, लोथल। फिर अगर आप देखेंगे तो उत्तर से लेकर दक्षिण और मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी हिस्से पर ये आपको अवस्थित दिखाई देगी। ठीक है। भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में आपको इसका विस्तार दिखाई देगा। अभी हम लोग मैप भी देख लेंगे। इस काल की सभी संस्कृतियां जो ये आपके सामने समय रखा हुआ है, इस काल की सभी संस्कृतियों में सिंधु घाटी सभ्यता जो है सबसे विकसित और सबसे उन्नत सभ्यता थी। हम विकसित कब अपने आप को कहते हैं? विकसित उस समय कहते हैं जब हमारी सोच नई हो, हमारा हर तरीके का विकास हो, भौतिक विकास हो, और भौतिक विकास के साथ साथ हमारा आध्यात्मिक विकास हो, हमारी नैतिक उन्नति हो। और ये सारी उन्नतियां जब होती हैं तब आप एक नगर, एक नगरीय रूप में आते हो। ठीक है। हड़प्पा इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले हड़प्पा से ही जानकारी मिली, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहते हैं कि इसकी सूचना हमें सबसे पहले हड़प्पा से मिली। और 1921 में दयाराम साहनी जो थे, अगर आप देखेंगे तो 1921 में दयाराम साहनी ने सबसे पहले इस सभ्यता के अवशेष हड़प्पा से ढूंढे। तो सबसे पहले इस सभ्यता के अवशेष दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा से ढूंढा, इसलिए इसे हम हड़प्पा सभ्यता। और चूंकि इस सभ्यता के अधिकतर स्थल सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में मिलते हैं, सिंधु नदी के आसपास के इलाकों में मिलते हैं, इसलिए हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं हाँ कि सिंधु
जो सिंधु घाटी है वो इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी के आसपास के इलाकों पर जिस सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ उसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। क्या है विशेषता? मैंने आपको बताया कि एक नगरी सभ्यता थी जहां पर जो बड़े बड़े नगर आपको दिखते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, है ना, ये सारे आपको नगर दिखते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियां कहा जाता था और ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में 2 ट्विन कैपिटल थी, 2 राजधानियां थी, एक हड़प्पा, एक मोहनजोदड़ो। इसका मतलब क्या है कि इस सभ्यता का विकास काफी ज्यादा रहा होगा, तभी इस तरह की अवधारणाएं हमारे सामने रही। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये अपने आप में डेवलपमेंट के इस लेवल पे पहुंची हुई थी कि जहां आपको सब कुछ बेहतर दिखता है और विकास इतना है कि अगर आप देखेंगे कि उत्तर में कश्मीर से लेकर नीचे नर्मदा नदी तक इसका विस्तार है। अगर आप उत्तर में देखें तो कश्मीर से लेकर नीचे नर्मदा नदी तक इसका विस्तार है। ठीक है, उत्तर में कश्मीर और नीचे नर्मदा नदी तक इसका विस्तार आपको दिखाई देता है। और पश्चिम में अगर आप देखते हैं तो सुतका केंडोर पश्चिम में कहां? सुतका केंडोर कहां? ये अफगानिस्तान, सुतका केंडोर। और अगर हम देखें तो पूरब में आपको दिखाई देगा आलमगीरपुर कहां है? मेरठ में आलमगीरपुर। पूरब में कहां है? तो पूरब में आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मतलब इस सभ्यता का भारत के बहुत बड़े इलाके पर विस्तार था। उत्तर में कश्मीर, नीचे नर्मदा नदी, पश्चिम में सुतका केंडोर अफगानिस्तान और पूरब में उत्तर प्रदेश तक पूरा विस्तार। एक बड़ा विस्तार था इसका। एक बड़े लेवल की छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी, बड़े लेवल की सभ्यता थी। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत ज्यादा था, ज्योग्राफिकल विस्तार बहुत ज्यादा था। अगर हम बात करें तो ये एक विस्तृत भूभाग पर फैली हुई थी, जिसमें हम देखते हैं तो जो सिंध का क्षेत्र था, जो सिंध नदी का क्षेत्र था, इसके अलावा पंजाब, इसके अलावा आप देखेंगे तो घग्घर नदी जो राजस्थान के आसपास बहती थी, जो अभी सूख गई है, सिंध, पंजाब और घग्घर नदी। यहाँ पे हम देखें इसका क्षेत्र क्या क्या है, जो सिंध नदी, पंजाब और घग्घर नदी तक विस्तृत थी। सिंध नदी, पंजाब, ये जो घग्घर नदी कहां? राजस्थान तक, घग्घर नदी तक विस्तृत थी, है ना। इसका विस्तार पूरा आपको दिखाई देता है। और एक खास बात यहां आपको यह समझ में आती है कि चाहे वो उत्तर हो, चाहे वो दक्षिण हो, चाहे वो नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट, कहीं पर भी हो, इसके स्वरूप में, जो इसका स्वरूप था, स्वरूप में समानता दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? स्वरूप में समानता। ये एक अद्भुत बात है। क्या है? अद्भुत बात है। किस तरीके की अद्भुत बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता एक इतनी बड़ी सभ्यता है, जो उत्तर में कश्मीर और नीचे नर्मदा नदी और पश्चिम में सुतका केंडोर अफगानिस्तान और पूरब में मेरठ आलमगीरपुर तक विस्तृत है। और इतना विस्तार लेने के बाद भी उसका स्वरूप एक जैसा है। ये एक जैसा
तभी हो सकता है कि ये एक इकाई से जुड़े हो। जैसे आप ये बोलते हो एक भारत श्रेष्ठ भारत, आप बोलते हो नहीं बोलते? तो ये कैसे संभव है? इसका मतलब यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसमें आपस में कोई चीज ऐसी रही होगी जो इनको एक कर रही थी। इनके यहां एक एकीकरण के लिए कुछ न कुछ प्रयास जरूर था, इनका आपस में एक इंटरलिंकिंग जरूर था, इनकी आपस में कुछ न कुछ समानता थी और लगातार जुड़ाव था। जुड़ाव नहीं होगा तो इतनी बड़ी विस्तृत सभ्यता कैसे एक जैसी दिखेगी? आप देखेंगे कि अंग्रेजों के समय में जो भारत था, वो भारत एक जैसा आपको नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि हमारा कोई अपना जुड़ाव ही नहीं था। उत्तर में कुछ अलग चल रहा था, दक्षिण में कुछ अलग, पूरब में कुछ अलग, जो पश्चिम में कुछ अलग। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को जब तुम देखते हो तो यहां तुम्हें एक जुड़ाव दिखाई देता है, और उसी जुड़ाव के कारण समरूपता दिखाई देती है अलग अलग स्थलों पर। और ये जो जुड़ाव है, इसने पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये सभ्यता जो है वो नगरीय थी और विकसित थी। कैसी थी? नगरीय थी और विकसित थी। इसका मतलब क्या हुआ? नगर आप कब बोलते हो? नगर आप कब बोलते हो कि यह व्यवस्था नगरीय है? आप बताओ। नगर का मतलब यह है, ऐसे समझो कि जब यहां बैठा किसान, यहां बैठा व्यापारी, अधिशेष को नगरीय केंद्रों तक भेजेगा, नगरीय केंद्रों तक भेजेगा, तब जाकर नगर बनेगा। मतलब सरप्लस होना चाहिए उत्पादन का, वस्तुओं का, तब वो अलग अलग स्थानों पर वो जाएगा, वो बिकेगा मार्केट में। जब वो बिकेगा तो एक बाजार बनेगी और बाजार से नगर बनेगा। बात समझ में आई? तो यूपीएससी ने प्रश्न पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान के नगरीकरण के लिए कैसे इनपुट दे सकती है। सिंधु घाटी सभ्यता स्मार्ट सिटीज के लिए कैसे इनपुट दे सकती है? टिप्पणी करो। अब तुमसे कोई सामान्य प्रश्न नहीं पूछेगा जो एसएससी बैंकिंग और उस तरह के एग्जाम में आता है कि ये कहां से कहां विस्तार है, ये है, वो नहीं। तुमसे प्रश्न पूछा जाएगा कि तुमने क्या सीखा, इस संस्कृति से क्या समझा, और आज से क्या जोड़ पाओगे। इतने विकसित लोग कैसे उनका नुकसान हो गया, कैसे ये पूरी सभ्यता जो डिक्लाइन कर गई। आज आप इतना अनियोजित जीवन जी रहे हो, अनप्लान्ड जीवन जी रहे हो कि कल दिल्ली जो है अपने आप में बाढ़ का मैदान बन गया था। इतनी बारिश हुई, पूरा भर गया। कोई प्लान हमारा अच्छा नहीं चल रहा, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं। वो इतने व्यवस्थित थे तो वो तो बचे नहीं। आप इतने अव्यवस्थित हो तो आप कैसे बचोगे? इतिहास का अध्ययन इसलिए किया जाता है कि हम ये देखें कि हमने इतनी अच्छी नगरीय सभ्यता बनाई, उसके बाद भी हम बच नहीं पाए, तो क्या आज हम इतना अपने जीवन में अस्त व्यस्त हैं, अनियोजित विकास कर रहे जा रहे हैं, लगातार मलिन बस्तियों का निर्माण होता जा रहा है, लगातार शहर ओवर क्राउडेड होते जा रहे हैं, लगातार संसाधनों पर दबाव पड़ता जा रहा है, लगातार बहुत सारी चीजें खराब होती जा रही हैं, तो नगर बचेंगे क्या?
बोलो, कहीं नहीं है ये सब। ये जब आप विश्लेषण करोगे तो यहां से निकलेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपको इस बात की सीख देती है कि सीख जाओ कि हम तो व्यवस्थित थे तब भी नहीं बचे, तुम अव्यवस्थित हो, तुम कैसे बचोगे। तो हमने जो गलतियां की उन गलतियों से तुम कुछ सीखो, और अगर तुमने नहीं सीखा तो तुम्हारा भी अस्तित्व नहीं बचेगा, तुम्हारा भी अस्तित्व नहीं बचेगा, तुम नहीं बचोगे। अगर तुम्हें बचना है तो सीखना होगा। क्लियर इतनी बात? बोलो सारे। सबसे पहली विशेषता हम देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता है नगर नियोजन। नगर वो भी नियोजित। कैसे नगर? ठीक है, नगर कैसे हैं? नियोजित हैं। क्या होता है नियोजित? प्लान। नगरों को ऐसे ही नहीं बना दिया गया है, प्लान करके बनाया गया है। इस पूरी सभ्यता में तुम्हें एक खास बात समझ में आएगी कि प्लान करके चीजों को रखा गया है। जैसे शतरंज के खेल में तुम देखते हो कि हर चीज जहां जो प्यादा जहां रहना चाहिए वो प्यादा वहीं रहता है, वैसे ही अच्छे नगरीकरण की ये पहचान है कि जो चीज जहां रहनी चाहिए वो वहीं रहेगी। सिक्वेंसिंग, सिस्टमैटिक, ऊल जलूल नहीं। पता चला कि हमारे सामने नहीं है जो नाली, तो हमने पीछे ही नाली खोल दिया किसी घर में। अनियोजित नहीं, प्लान्ड। तो आप देखेंगे कि ये इस सभ्यता की सबसे बेहतरीन विशेषता थी कि यहां आपको पर्यावरण के अनुकूल एक प्लान्ड शहर दिखाई देते हैं। कैसे शहर? पर्यावरण के अनुकूल। अब ये एक चीज समझना, पर्यावरण के अनुकूल एक शब्द मैं लिख रहा हूं कि पर्यावरण के अनुकूल आज तो आप बिल्कुल नहीं है। पर्यावरण के अनुकूल एक नगरीय सभ्यता बनाई इन्होंने। मतलब इनकी जो नगरीय व्यवस्था थी वो इको फ्रेंडली थी। इको फ्रेंडली, पर्यावरण मित्र आप कह सकते हो, कि अपने पर्यावरण को देखकर उसके अनुसार इन्होंने अपनी डेवलपमेंट किया। अगर आप देखोगे तो इस सभ्यता के जो शहर थे ये मुख्यतः दो हिस्सों में बटे थे। किस तरह से? दो हिस्सों में बटे थे। दो हिस्सों में इन्हें बांटा गया था। ये जो सभ्यता है इसे आप देखेंगे तो दो हिस्सों में बांटा गया था। अगर आप देखेंगे तो पहला हिस्सा दुर्ग का था। पहला हिस्सा क्या था? दुर्ग का। दुर्ग, दुर्ग का मतलब जहां शासक रहता होगा। देखो कुछ पता नहीं है, ध्यान रखना, ये सब आइडिया पे लिखा गया है क्योंकि इस काल की लिपि अभी पढ़ी नहीं गई है। ये केवल आइडिया पे हम अनुमान लगा रहे हैं कि जो हमने स्ट्रक्चर देखा आर्कियोलॉजी का उत्खनन करने के बाद, उसके आधार पर हम जो समझ पाए वो हम कर रहे हैं। इस काल में जो कुछ भी है लिखा हुआ वो अभी पढ़ा नहीं गया है, समझा नहीं गया है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल का माना जाता है। अब एक बात यहीं और समझ लो, आद्य ऐतिहासिक। अभी तक आपने देखा था प्राग ऐतिहासिक।
जहां पर पत्थर से इतिहास लिखा गया। ठीक है, पत्थर से जो इतिहास, पत्थर से इतिहास ले आया उपकरणों से। आद ऐतिहासिक का मतलब जहां पर आपको लिपि मिली किंतु पढ़ी नहीं गई, किंतु पढ़ी नहीं गई। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद ऐतिहासिक सभ्यता मानते हैं। ठीक है, कि ऐसी सभ्यता जहां पर हमारे सामने लिपियां तो आई जिनको हम पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, और जब हम समझ नहीं पाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। तो हम इस तरीके से इसको देखते थे। और जो दूसरा हिस्सा था, दूसरा हिस्सा, इसको कहते थे, यहां रहता था आम लोग या आम वर्ग, जहां जिसको आप कह सकते हो जनता। पहला हिस्सा दुर्ग जहां पर शासक रहता था, दूसरा हिस्सा आम जनता का। क्लियर है? इसके बाद आप देखेंगे तो यहां के जो भवन बनाए गए थे, इन नगरों के भवन, वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बनाए गए थे। घरों को आप देखोगे तो 1 मंजिल 2 मंजिल घरों में पूरा आंगन है, किचन है, बाथरूम है, फर्श है। जो कुछ आज आप देख रहे हो सब कुछ उन्होंने किया था। फर्श आज का कॉन्सेप्ट है, लेकिन फर्श उस समय लोग बनाते थे। घरों की खिड़कियां सड़कों पे नहीं खुलती थी, पीछे खुलती थी। घरों में आंगन का कॉन्सेप्ट रखा गया था कि खुली हवा मिले, बैठे हम। और 1 मंजिल से 2-2 मंजिल मकान, बाथरूम होना। घरों को नालियों से जोड़कर रखना, वो नालियां मुख्य नालियों से शहर, मतलब जो घर है मान लो ये, तो घर के यहां पर पीछे नाली है, जिससे यहां का पूरा वेस्ट बाहर जा रहा है, और ये नाली मुख्य नाली से जुड़ रही है। ये जो मुख्य नाली है, और ये मुख्य नाली जाके नदियों में गिर रही है। ये पूरा सिस्टम था ड्रेनेज का। और यहां मुख्य नालियों में भी अलग अलग स्थान थे जिसको खोलकर साफ किया जा सके। इसको मेन होल कहते हैं, अलग अलग स्थान पर। क्योंकि इसके साक्ष्य मिले हैं कि मेन होल साफ हुआ है तो यहां पर गाद रखी हुई मिली है। गाद मतलब क्या होता है? जो नीचे का कचरा होता है उसको बाहर निकाला गया। ये एविडेंस मिले हुए हैं। मतलब इन नालियों की सफाई भी लोग करते थे। ऐसे नहीं कि बस खाली जी रहे थे। एक होता है जीना, एक होता है व्यवस्थित जीना। तो ये लोग जो हैं सिस्टमैटिक तरीके से जी रहे थे। इनके जीवन में सिस्टम था। अगर आप देखेंगे तो एक स्थान आपको छोड़कर, कालीबंगा को छोड़कर लगभग सभी नगरों में पक्की ईंटों से बने हुए घर थे। ध्यान रखना। अब एक प्रश्न आपके सामने आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा नगर था या स्थान था जहां पर कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ? तो कालीबंगा को छोड़कर सभी स्थानों पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ये बहुत खास बात है कि पक्की ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं। आज भी पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते हो आप? करते हो नहीं करते? बोलो।
उस समय आपने पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया और एक जगह छोड़कर कालीबंगा। ठीक है। अगर आप देखेंगे कि यहां पर जो सफाई की व्यवस्था थी वो अद्भुत थी। इसके बाद क्या देखेंगे? सफाई की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था बहुत उन्नत थी। मैंने अभी आपको बताया कि हर घर जो नालियों से जुड़े रहते थे, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता था, घरों को साफ सुथरा रखना, सारी चीजों को अच्छा करना। जो नगर थे वो ऐसे बने थे कि वहां पर समकोण पर सड़कें एक दूसरे को काटती थी। मतलब अगर आप देखेंगे तो समकोण पर सड़कें एक दूसरे को काटती थी। और यहां पर जो फुटपाथ होता था, इस फुटपाथ पर मार्केट लगती थी। सब सिस्टम था। पूरा मार्केट था कि आप इस पे बैठोगे, मार्केट लगाओगे। आज भी आप देखो ये सब दिखता है। यहाँ ये जो दिल्ली में पूरा काम ही इसी पे चल रहा है, जो पटरी रेडी वाले। लेकिन उस समय एक व्यवस्थित स्थान बनाया गया था जानबूझ के कि यहां लोग बैठे। तो सफाई की व्यवस्था काफी उन्नत, काफी बेहतर। और यह व्यवस्था इतनी अच्छी कि आपको यह समझना पड़ेगा कि चीजें, उनका अप्रोच कैसा था, उनकी सोच कैसी थी। तो व्यक्ति की जैसी सोच होती है वैसा ही उसका घर होता है। कि व्यक्ति की जैसी सोच होती है वैसा ही उसका घर होता है। होता है नहीं होता? अगर तुम्हारी सोच ही अच्छी नहीं है तो तुम्हारा घर भी साफ नहीं होगा। और वैसे ही अगर आपकी सोच वैसी है वैसा ही आपका नगर होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के अंदर सफाई का काफी क्रेज था। सफाई को लेकर वो बहुत उत्साहित थे और उस उत्साह ने इसे एक बहुत ही व्यवस्थित शहर के रूप में बदला था। बात समझ में आ रही? आ रही बात समझ में? तो व्यवस्थित शहर के रूप में बदला था। ठीक है। और आप इस सफाई व्यवस्था को जल निकासी की प्रणाली से समझ सकते हैं। किससे समझ सकते हैं? इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? जल निकासी। जल निकासी की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं इसको, ड्रेनेज। हम इतना आगे बढ़ गए लेकिन अभी तक हमने अपने इस सिस्टम को सही नहीं किया। किसी भी महानगर में चले जाइए, थोड़ी सी बारिश हो जाती, देखिए महानगर अपने आप डूबने लगता। कल पूरा भर गया था। तो ड्रेनेज सिस्टम हमारा उस समय का इतना अच्छा था, इससे हमें यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कितनी आगे की सोच रखते थे। सामान्य सोच के लोग नहीं थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है। क्या मिला है? मोहनजोदड़ो में, जोदड़ो में एक विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार मिला है। और इस स्नानागार में जो पानी आता था, आप समझिएगा, इसके लिए एक सिस्टम बना के रखा गया था कि यहां पर पानी अपने आप आएगा और एक तरफ से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें नहाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी।
देखो भाई, मेरी चित्रकारी बहुत अच्छी नहीं है, जितनी चित्रकारी उतने ही समझाता हूं कि आप उतरो। इसके अलावा कपड़ा चेंजिंग रूम, आज भी आप जाएंगे नदियों के पास नहाने के लिए, कोई चेंजिंग रूम नहीं मिलेगा। आधे लोग तो वहां पे इसीलिए जाते हैं कि हमको नहाना नहीं है। आप देखिए समस्या है कि नहीं। सोच आपकी समझ में आती है कि आपका तरीका क्या है। और सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों की सोच ही अलग थी। अरे मानव जैसा आज है वैसा ही मानव पहले भी था। मैंने हमेशा तुम्हें बताया है कि भावनाएं मानव की कभी नहीं बदलती, एक ही जैसी रहती है। तुम्हारे भी अनंत जन्म हो चुके हैं, आज इस जन्म में बैठे हो, इसके पीछे हो सकता है तुम भी रहे हो वहां कान में कुंडल पहने, क्या पता किसी को। तो समझना पड़ेगा कि यहां के लोग किसी न किसी स्नान जैसे आयोजन का, जो विशेष कोई उत्सव होता होगा जहां पर स्नान किया जाता होगा, एक ऐसी चीज मान सकते हैं। ये सब अनुमान हो रहा है कि कोई विशेष नहाने का कार्यक्रम होता रहा होगा, कोई धार्मिक अनुष्ठान होता रहा होगा। तो मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार, वो भी विशाल स्नानागार मिला है, जहां पर हमें किसी धार्मिक अनुष्ठान की कुछ जानकारी लग रही है कि ये कोई धार्मिक अनुष्ठान। आज भी आप देखेंगे, आप चाहे जितना पाप करिए, जाके गंगा जी नहा लीजिए, सारा पाप धुल गया। क्यों भाई? कबीरदास जी कहते हैं कि अगर ऐसा ही रहता तो मछली हमेशा गंगा जी में रहती है तो उसी को तरना चाहिए सबसे पहले, लेकिन वो तो नहीं तरती, इंसान जाके रोज तरता है। गया था गंगा जी में जाके नहा के पाप उतारने, लेकिन उससे ज्यादा वहां पे पाप कराया, किसी की चप्पल चुरा लाया। करते हैं खूब लोग, जाते हैं नहाने में तो किसी की कोई चैन मार लाता है। भीड़ का फायदा भी तो उठाया जाता है। तो यहां इस सभ्यता में भी धार्मिक आयोजन के रूप में स्नान का प्रयोग होता रहा होगा। ये स्नान के लिए कुछ विशेष बातें रही होंगी, ये आप मान सकते हो। ठीक है, इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां हैं और जो कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम है। आज भी अब ये प्रयास हो रहा है सरकार के द्वारा कि कभी ऐसा आयोजन हो नहाने का तो हम कपड़े बदलने के रूम बनाएं, टॉयलेट्स बनाएं। अब सोच रही सरकार, ये सोचिए 2350 ईसा पूर्व में एक सभ्यता है जिसमें कपड़े बदलने का इस तरह का सिस्टम दिख रहा है। इसका मतलब लोगों की सोच बहुत अच्छी रही होगी। आज महिलाओं के लिए आप देखिए कि कोई व्यवस्था है। आज भी हम सोच रहे हैं लेकिन उस तरीके से उतार नहीं पाए जितना उतारना चाहिए। तो वहां इससे एक बात यह भी पता चलती है कि सोच में महिलाओं का विशेष स्थान रहा होगा। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता एक मात्र सत्तात्मक जो सभ्यता भी रही है, मात्र सत्तात्मक सभ्यता ये रही है। मात्र सत्तात्मक सभ्यता जहां माताओं का बड़ा सम्मान रहा होगा। जो सिस्टम आपको अभी आप आगे देखेंगे तो महिलाओं का बड़ा सम्मान है। एक ऐसी महिला का चित्र या जो मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से पौधे निकलते दिखाए गए। इसका मतलब उर्वरा की जो देवी है उसका बड़ा सम्मान रहा होगा। धरती मां क्या है? उर्वरा की देवी है। हमारी धरती भी तो ऐसे ही तो है, कुछ भी तुम करते हो सब कुछ तुमको देती है। तो इस सभ्यता में आपको ये चीज दिखाई दे रही है। इसके अलावा इस स्नानागार के पास आपको कुछ मंडप और कुछ ऐसे कमरे मिले हैं जिससे ये लगता है कि कोई धार्मिक आयोजन होता था।
मतलब इस स्नानागार के पास, जैसे यहाँ पे ये तो चेंजिंग रूम हो गया, अब यहां पर कुछ इस तरीके के मंडप और कुछ कमरे। अब ये बात ये है कि नहाकर कपड़ा बदल कर लोग यहां आते रहे होंगे, और कपड़ा बदल के आने के बाद कोई धार्मिक आयोजन करते रहे होंगे। हो सकता है कि कोई पुरोहित बैठा हो जो टीका लगाता है नहा के। आज भी हम लोग जब आते हैं गंगा जी से नहाकर तो एक वहां पुरोहित मिलता है, कहे आओ बच्चा टीका लगाएं। वैसे ही कोई बैठा रहा होगा कि आओ टीका लगाओ और कुछ दो जो माल पानी है तुम्हारे पास, है कि नहीं। देखिए समझिए बात, हर काल में लोगों की सोच वही रहती है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा सिस्टम रहा होगा, कुछ ऐसी सूचना आपके सामने आती है। इसके अलावा आप क्या देखते हो कि ये धार्मिक आयोजन रहे होंगे। ठीक है, एक प्रश्न आपके सामने आया यूपीएससी में, भारत की प्राचीन सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता है, भारत की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात में अलग थी कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना रक्षित की गई हैं। टिप्पणी करें। प्रश्न में कुछ नहीं है, लिखा भर बड़ा है। क्या लिखा है कि दुनिया की जितनी प्राचीन सभ्यताएं हैं, चाहे वो मिस्र की हो, मेसोपोटामिया की हो, ग्रीस की हो, सभी सभ्यताएं समाप्त हो गईं, लेकिन जो भारत की सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो मूल्य निकले थे, वो अविच्छिन्न रूप से लगातार बढ़ते चले आए हैं। आपको लिखना होगा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्या बात है ऐसी कि आपकी हस्ती नहीं मिटती? एक बात यह है आपकी कि आप ये सोचते हो कि आपके जो मूल्य हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे सिंदूर लगाना, ये सिंधु घाटी सभ्यता, लिपस्टिक लगाना ये भी वहीं पे, बालों को सजाना ये भी वहीं पे, शिव की पूजा ये भी वहीं पे। एक नहीं 10 साक्ष्य मैं दूंगा जो आज लोग करते हैं। इसलिए यूपीएससी ने प्रश्न पूछा, और तुमसे इतिहास नहीं पूछेगा, एप्लीकेशन पूछेगा। यूपीएससी की परीक्षा एप्लीकेशन की परीक्षा है, प्रार्थना पत्र देने वाली। आप एप्लीकेशन पार्ट को वहां पे प्रस्तुत करेंगे। थ्योरी तो आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ के एप्लीकेशन करने की आर्ट अगर जिसके भीतर आएगी वही सेलेक्ट होगा। न सब होते हैं न सब होंगे। भाई देखो मैं सीधी बात कहता हूं, मेरी बात का अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है, सब नहीं होते हैं। अब मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूं, यही बात मैं बहुत जो बड़ी क्लासेस होती है उसमें भी समझाता हूं, तो बच्चों को ये बात आराम से समझ में आ जाती है कि नहीं यही तरीका है। अगर लिखना है तो सोच डेवलप करनी पड़ेगी। तुमने जो पढ़ा है, जो समझा है, सीधे प्रश्न उससे नहीं आएगा। प्रश्न आएगा तुम्हारे थिंकिंग के प्रोसेस से कि तुमने दिमाग में क्या रखा है। आईएएस बन के यार तुमको 1000 बातें समझनी है, वहां जाके डिस्ट्रिक्ट में स्टेट पीसीएस में जाओगे तो 1000 बात समझनी है। वही गांव का रामू, गांव का श्यामू, वो सब आएंगे, वो सब लड़ेंगे। अब तुमको समझाना है अपने दिमाग से कि ऐसा है कि तुम शांत रहो, तुम शांत रहो। परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि जिसका तुम्हें कोई अनुमान नहीं है, उन परिस्थितियों में तुमको काम करना है। इसीलिए यूपीएससी के पेपर में चाहे जितनी तैयारी कर लो, प्रश्न नया आता है। उठा के देखो पेपर, क्यों नया आता है? क्योंकि वो आपकी सोच, टॉपिक वही रहेगा, सोच आपकी देखी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा गया, 2 प्रश्न लिखो वहीं पे। भारत की प्राचीन सभ्यता
भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से, और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात में अलग हैं, इस बात में अलग हैं, अलग है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं, भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना, आज तक भंग हुए बिना चली जा रही हैं। टिप्पणी करें। प्रश्न बहुत बड़ा, उत्तर बहुत छोटा। हाथी के दांत जो दिखाने कुछ और, खाने के कुछ और। क्या प्रश्न सबको समझ में आया? जो लोग हैं इस क्लास में, जितने भी लोग, क्या उनको प्रश्न समझ में आया? सोचो, यही करना है तुम्हें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, सोचना होगा इस प्रश्न पर। पढ़ो प्रश्न कि इस दुनिया में जितनी सभ्यताएं विकसित हुई, चाहे वो मिस्र की हुई हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की हुई हो, चाहे वो ग्रीस की सभ्यता हुई हो, कुछ तुमको इसके बारे में लिखना नहीं है, मिस्र मेसोपोटामिया के बारे में। आपको एक लाइन में आपको ये बताना है कि दुनिया की जितनी सभ्यताएं विकसित हुई उन सब का पतन हो गया, लेकिन एक भारतीय जो सभ्यता ऐसी रही जो अविच्छिन्न रूप से लगातार बढ़ी है, इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 निष्कर्ष। काम खत्म। जो अभी मैंने बताई यही बातें जाएंगे, लेकिन वहां प्रश्न जब ये लोग देखे तो सबका दिमाग उड़ गया, ये क्या पूछा गया है। अच्छे अच्छे जगह पढ़ने वाले लोग दिमाग, जो मैं पूछता हूं बच्चों से, तो किसी कुछ पता नहीं। पढ़ना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। एक प्रश्न और लिखो। सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय आयोजना ने, नगरीय आयोजना, सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय आयोजना और, नगरीय आयोजना और वहां की संस्कृति ने, नगरीय आयोजना और वहां की संस्कृति ने किस सीमा तक, किस सीमा तक वर्तमान के नगरीकरण को अपना इनपुट दिया है, किस सीमा तक वर्तमान के नगरीकरण को अपना इनपुट दिया है। क्या प्रश्न है? सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय आयोजना, जो सिंधु घाटी के नगर थे, जो प्लांट नगर थे, और वहां की संस्कृति ने वर्तमान नगरीकरण को किस सीमा तक अपना इनपुट दिया है। इनपुट मतलब क्या होता है कि वहां से आपने कुछ सीखा है ना? क्या इनपुट आप लेते हो? आपने ये देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है समकोण पर काटती हुई सभ्यता है, जहां पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। पूरा शहर चेसनुमा आकृति में बसा हुआ है। शहर में सिस्टम बहुत अच्छा है, ड्रेनेज सिस्टम। तो आज के जो नगर हैं उनको भी अगर हम देखें तो इसी तरीके से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। और जो स्मार्ट सिटीज हैं आप देखेंगे तो उनका स्ट्रक्चर सिंधु घाटी सभ्यता के स्ट्रक्चर से ही मिलता जुलता है।
जो स्मार्ट सिटीज का आप देखते हो कि स्मार्ट सिटीज हम बना रहे हैं, उनके पीछे का स्ट्रक्चर कहां से आया है? उनके पीछे का स्ट्रक्चर यहीं से निकल के आया है। तो यही इसीलिए प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान के नगरीकरण को कैसे इसने निवेश दिया। चाहे वो सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे वो नालियों के रूप में हो, चाहे वो एक जो व्यवस्थित सिस्टमैटिक रूप में आगे बढ़ने का स्वरूप हो, सब कुछ आपको यहां से मिल रहा है। और आज हम इतना विकास करने के बाद भी सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण के सभी पक्षों को स्वीकार नहीं कर पाए हैं, सभी पक्षों को हम अप्लाई नहीं कर पाए हैं। आज हमारे सामने कई समस्याएं मुंह खोल के खड़ी हैं। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे पर्यावरण के अनुकूल हमें डेवलपमेंट करना है। हमारा डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? पर्यावरण के अनुकूल। अभी कैसा है? कोई मतलब नहीं है, चाहे जितना कुछ हो जाए, जितना पेड़ कटता हो कट जाए, जितना पानी बहाना हो हम जो बहा देंगे, हमसे कुछ लेना देना नहीं। हमसे क्या मतलब? और जब मतलब नहीं, तभी आप देखोगे समस्याएं सामने आती हैं, तभी समस्याएं सामने आती हैं। आई बात समझ में? तो प्रश्न भी देखना है। शनिवार को हम लोग आंसर की फ्रेमिंग भी किया करेंगे। सैटरडे एक दिन रखेंगे जिस दिन आंसर फ्रेम करेंगे। अभी बीच में हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं आंसर के, तो आंसर कैसे फ्रेम करते हैं, क्या लिखते हैं, क्या ऐड करते हैं, कौन से पॉइंट्स रखेंगे, इसको समझेंगे। अगला पॉइंट उठाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था। तो नगर नियोजन समझ में आ गया सबको? बोलो। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था क्या है? पहली बात तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यहां पर ये नगर कैसे जी रहे थे। आज तुम कैसे जीते हो? अगर तुम्हें हरियाणा के जो गांव हैं उनसे काट दिया जाए, जो उत्तर प्रदेश के गांव हैं उनसे काट दिया जाए, तो तुम भूखों मर जाओगे दिल्ली में। अगर आप देखोगे तो ये जो पूरी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, ये खाद्य पदार्थों की आपूर्ति पर निर्भर करती थी। अगर आप देखेंगे तो ये खाद्य पदार्थों की आपूर्ति पर निर्भर करती थी। आपूर्ति पर निर्भर करती थी। किस पर निर्भर करती थी? खाद्य पदार्थों की आपूर्ति पर निर्भर करती थी। ये खाद्य पदार्थ आते कहां से थे? तो गांव से आते थे। कहां से आते थे? गांव से आते थे। अलग अलग जो गांव थे उनसे आते थे। इसीलिए आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकतर जो अन्नागार बनाए गए हैं वो नदियों के किनारे बनाए गए हैं। इसीलिए अधिकतर अन्नागार नदियों के किनारे निर्मित है, नदियों के किनारे बनाए गए हैं। अन्नागार क्या होता है? जहां पर हम अनाज को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। अभी आप देखेंगे, ज्यादा पीछे न जाइए, भारत में अधिकतर अनाज बिना स्टोर किए ही सड़ जाता था।
अभी भी सड़ता है, लेकिन हम स्टोर ही नहीं कर पाते अपना अनाज। किसान पैदा करता है, सरकार खरीद लेती है, फिर सरकार उसको रखने में भी समस्या हो जाती है। कभी कभी उसको किसान रखता है तो फिर उसमें भी समस्या आ जाती है। अनाज पैदा हुआ गांव में, गांव से अनाज शहर में आएगा तो एक साथ तो बिक नहीं जाएगा, कि बिक जाएगा? उसको स्टोर करना पड़ेगा कहीं साहब। स्टोर करने के लिए आपको कुछ केंद्र बनाने होंगे। अभी आप देखते होंगे कि खूब बड़े बड़े एरिया होते हैं, ऊपर से टेंट टाइप का लगा देते हैं, उसमें अनाज स्टोर किया जाता है, बोरियों में बोरियां एकदम पूरा लगा के एफसीआई रखती है ना। उसमें यह ध्यान रखा जाता है कि अनाज खराब ना हो। यहां पर आप देखेंगे कि अनाज को रखने के लिए अन्नागार बनाए गए, और वो अन्नागार ऐसे जगह पे बनाए गए जहां इन गांवों से जब हम अनाज लेकर आए तो सीधे, उस समय यातायात का साधन क्या था? नदियां थीं, जल परिवहन था, और ये जल परिवहन था तो ऐसे स्थान जहां से नदियों से, आप देखो कि कोई था गांव तो वो नदियों के किनारे, वहां से अनाज जो लोड हुआ वो नाव पे, और फिर वो आ गया यहां जो नगरी केंद्र थे, यहां आया तो यहां पर अन्नागार में अनाज रख दिया गया, और जब अनाज अन्नागार में रख दिया गया फिर यहां से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। क्या क्लियरिटी है इस बात में कि नहीं? ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा कहां है? से से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य, इसका मतलब यहां पर खेती बड़े पैमाने पर होती थी, उसका साक्ष्य मिलता है। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, आप इंपॉर्टेंट समझते चलना बस। मतलब इनकी अर्थव्यवस्था में गांव का रोल था। गांव से जो अधिशेष निकलता था, सरप्लस निकलता था, वही सरप्लस सब जगह पहुंचता था, जिसने नगरीकरण के लिए एक इस सरप्लस के कारण, ये अगर आप देखोगे तो सरप्लस के कारण दो प्रकार का व्यापार हुआ, एक आंतरिक और एक बाहरी। मतलब व्यापार भी दो तरीके का, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जब अनाज रहेगा, वस्तु रहेगा, तभी तो बेचोगे, अंदर या बाहर। जब कोई चीज रहेगी नहीं तो क्या बेचोगे? है कि नहीं? तो ये बात आपको समझ में आएगी। इसके अलावा आप देखेंगे धौलावीरा से जलाशय, मतलब तालाब का साक्ष्य मिलता है कि उससे वो सिंचाई भी होती होगी। धौलावीरा से जलाशय का साक्ष्य मिलता है। धौलावीरा से जलाशय का साक्ष्य मिलता है। धौलावीरा से जलाशय का साक्ष्य मिलता है, का साक्ष्य मिलता है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो सिंचाई की व्यवस्था भी इससे होती रही होगी। सिंचाई की व्यवस्था भी होती रही होगी। बोलो, तभी तो बनाए जलाशय, कि वहां पर आपको इसके साक्ष्य मिलते हैं जलाशय के। इसके अलावा आप देखेंगे जौ, कपास
की खेती का साक्ष्य मिलता है। कहां से? लोथल से। जौ और कपास, लोथल से जौ और कपास, हाँ, की खेती का साक्ष्य मिलता है। जौ कपास की खेती का साक्ष्य आपको लोथल से मिलता है। इसके अलावा एक स्थान है रंगभूमि, है ना। रंगभूमि से अगर आप देखेंगे तो धान की भूसी का साक्ष्य मिलता है। ये सारे साक्ष्य इसलिए आपके लिए जरूरी हैं कि एग्रीकल्चर होता था तो कुछ एविडेंस भी चाहिए। तो रंगभूमि से धान की भूसी का साक्ष्य, भूमि से धान की भूसी का साक्ष्य, ये गुजरात में ही है। धान की भूसी का साक्ष्य, ठीक। इसके पहले अगर आप याद करो तो पाषाण काल में मैंने आपको एक बात बताई थी कि नवपाषाण काल तक आते आते मानव एग्रीकल्चर के साथ साथ जो पशुपालन को भी व्यवस्थित आधार पर कर रहा था। याद आ रहा है? वही चीज सिंधु घाटी सभ्यता में भी दिख रही है कि वो एग्रीकल्चर तो अच्छे तरीके से कर ही रहा था, पशुपालन भी करता था। तो अगली बात और क्या आएगी? इस सभ्यता के लोग जो कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। अगला पॉइंट बनाएंगे, इस सभ्यता के लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। इस सभ्यता के लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। क्या करते थे? पशुपालन भी करते थे। इसका मतलब क्या है? आज भी अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकार इस बात का हमेशा प्रमोशन करती है कि आप एग्रीकल्चर के साथ साथ पशुपालन भी करिए। क्यों कहती है? क्योंकि इससे एक मिक्स्ड इकोनॉमी बनेगी। अगर आप ये भी देखोगे कि वो जो पशु हैं वो आपके लिए खेतों में खाद के रूप में काम में आ जाएंगे और एक आपके पास एक्स्ट्रा आजीविका के अवसर बनेंगे, अतिरिक्त आजीविका का अवसर बनेगा। तो यहां आप देख रहे हैं कि इस सभ्यता के लोग एग्रीकल्चर के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य करते थे। ठीक है। अब ये जो थे पशु, ये उत्पादन के साथ साथ परिवहन के काम में लिए जाते थे। अब ध्यान रखना, ये जो पशु हैं इनका दो तरीके से उपयोग होता था। एक तो पशुपालन तो है ही, इसके अलावा एक काम इनका यह था कि उत्पादन, जो उत्पादन का मतलब क्या हुआ? जो कृषि के कार्य थे। जैसे आपने देखा होगा पहले के समय में ऐसा होता था कि जो बैल से खेती होती थी, खेती देखा है, उसी से लोग खेतों को भी बराबर करते थे। ठीक। इसके अलावा सरसों काट के लाए आप खेत से तो उसी के ऊपर उसको चला देते थे तो सरसों निकल आती थी। इसके अलावा आप देखोगे उत्पादन के साथ साथ परिवहन, फिर उसके बाद आपको ये अपना उत्पादन जब मार्केट में लेकर जाना है तो इसके लिए आपके पास परिवहन के साधन चाहिए। तो यही जानवर सबसे पहले मानव के दोस्त बने परिवहन में। ये आज जो कुछ भी आपको दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, ये मानव और पशु की दोस्ती के कारण ही दिख रहा है। अगर मानव ने पशु को अपना वफादार नहीं बनाया होता तो ये सारी कुछ भी चीजें आज नहीं दिख रही होती, ये कोई डेवलपमेंट नहीं दिखता। ये डेवलपमेंट केवल इसलिए दिख रहा है कि आपने इस तरीके से चीजों को किया था। ये आपका तरीका था।
ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर इस सभ्यता में बहुत सारे जानवरों के साक्ष्य मिलते हैं जिनकी मूर्तियां मिली हैं, जैसे कुबड़ वाले बैल, ऐसे बैल जिनका कुबड़ निकला होता ऊपर से, तो कुबड़ वाले बैल, कुबड़ वाले बैल, कुबड़ वाले बैल। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन जानवरों के साक्ष्य इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलते? घोड़े को छोड़कर अधिकतर चीजें अगर आप देखेंगे तो यहां पे मिलती हैं, ठीक है। तो कुबड़ वाले बैल, इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ये कुबड़ वाले जो बैल थे, इनकी बहुत सारी जो मिट्टी की मूर्तियां मिलती हैं। इसकी एक बात यह भी हो सकती है कि एक धार्मिक आयोजन भी इसका रहा होगा। आज भी आप देखते हैं कि कुबड़ वाले बैल को कोई मारता नहीं, माना जाता है कि शिव का वो सवारी है नंदी, तो इससे एक धार्मिक आयोजन या धार्मिक जुड़ाव भी हमें समझ में आता है। धार्मिक जुड़ाव भी हमें समझ में आता है। ये जो कुबड़ वाले बैल, इतने ज्यादा इनकी मूर्तियां मिली हैं, इससे हमें एक धार्मिकता किनको लेकर कोई आस्था भी रही होगी। ठीक है, आस्था भी रही होगी। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहां पर भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, ये सारे पशुओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो वहीं पे आप नोट कर लीजिए, भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, भैंस, गाय, भैंस, गाय आदि की जानकारी हमें मिलती है, आदि की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है। अब एक बात आपको यह समझ में आई होगी कि इस पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर नगर नदियों के किनारे थे। एक खास बात यह है, नदियों के किनारे जीना, फसलों को उगाना बड़ा आसान है, क्योंकि नदियां हर साल एक उपजाऊ मिट्टी, नई मिट्टी लेकर आती हैं, और जब वो नई मिट्टी लेकर आती हैं, आप बीज फेंक भर दो और 6 महीने तक देखने मत जाओ, उसके बाद वो फसल तैयार हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जब नगरीकरण का आधार विकसित हुआ तो वह आधार नदियों के किनारे हुआ। नदियों ने नगरीकरण के आधार को विस्तृत किया, बढ़ाया, और लोग वहीं पहुंचे। इसलिए जो नगर बने वो भी नदियों के किनारे। जैसे जो भी पुराने नगर हैं, जैसे बनारस कहाँ है? नदी किनारे। इलाहाबाद कहाँ है? बहुत, ये सब कई हजार वर्ष पुराने नगर हैं, सब नदियों के किनारे हैं। नदी अगर होगी तो नगर होगा। राजस्थान और स्थान में बहुत सूखा था, कहां लोग रहते हैं? अभी भी कहां हैं? आप देखें रेगिस्तान में, आप इतने दूर तक जाते जाएंगे कोई मिलेगा नहीं। जितने बड़े धर्म सुधारक हुए वो भी नदियों के किनारे से निकले। बुद्ध, महावीर, ये सब के सब इन्हीं स्थानों से निकले, और इनका निकलना इस बात का संकेत है कि ये नदियां बहुत कुछ दे रही हैं, नदियों से बहुत कुछ प्राप्त किया जा रहा है। इसीलिए नगरीय सभ्यता के लिए नदियों का होना अनिवार्य है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें भी सिंधु नदी और उसके आसपास की सहायक नदियां
राजस्थान की घग्गर नदी, ये सारे मिलकर एक नगरी सभ्यता को डेवलप कर रहे हैं, है कि नहीं। इसके अलावा और क्या मिलता है, लोथल में एक स्थान है, वहां पर अगर आप देखेंगे लोथल से गोदीवाड़ा मिलता है। क्या है गोदीवाड़ा? डॉकयार्ड, जहां जहाज आकर रुकते। तो लोथल से आपको, लोथल से गोदीवाड़ा, इंग्लिश में कहते हैं डॉकयार्ड। इसका मतलब जहाज भी खड़ा रहता था कि अधिशेष जो है यहां से यहां आए और ये जहाज जो लेकर उसको विदेश चला जाए। आंतरिक के अलावा बाहरी व्यापार भी करते थे। भाई हमने अपने नगरों की हर चीज की उत्पादन, जो भी हमारे नगरों की आवश्यकता थी उसको पूरा कर दिया। उसके बाद भी हमारे पास कपास का उत्पादन करते थे तो कपड़े का उत्पादन होता था। कपड़े का उत्पादन करेंगे तो उसको हम जो भेजना चाहेंगे विदेशों में, जो समय की जो संस्कृतियां होंगी उसमें भेजेंगे, सभ्यताओं में भेजेंगे, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, और उनसे हमारे संबंध थे। तो जो हम भेजना चाहेंगे तो उसके लिए हमारे पास एक स्थान होना चाहिए जहां से हम भेज पाएं। तो छोटी छोटी नदियों से नाव आती रही होगी और यहां इस जो गोदीवाड़ा पर जो बड़े जहाज होते रहे होंगे, ये सब अनुमान लग रहा है। और इस बड़े जहाज पर सारा माल लदता रहा होगा और उसके बाद ये जहाज जो है धीरे धीरे अलग अलग स्थानों पर जाता रहा होगा। यही तो तरीका होगा, और क्या तरीका होगा? बोलो भाई। ठीक है, इससे इस बात का संकेत मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विदेशी व्यापार करने में पारंगत थे। उनका हाथ सधा हुआ हाथ था, मतलब नए खिलाड़ी नहीं थे, जो नवाड़ी नहीं थे। एक होता है कि एकदम एकदम नया नया व्यापारी होता है, ये लोग नए व्यापारी नहीं थे, धीरे धीरे डेवलप करके अच्छी स्थिति में आए थे। आंतरिक व्यापार था, बाहरी व्यापार भी करते थे। इसके अलावा इस पूरी जो सभ्यता को आप देखोगे तो जब यहां उत्खनन हुआ तो उत्खनन से कई ऐसी मोहरें मिली हैं जिस पर बड़े बड़े नाव के चित्र हैं। मतलब यहां पर कुछ मोहरें मिली हैं, कुछ मोहरों पर बड़ी बड़ी नाव के चित्र मिले हैं। मोहरों पर बड़ी बड़ी नाव के चित्र मिले हैं। इसका मतलब क्या है कि बड़ी बड़ी नाव से सामान भेजा जाता रहा होगा। मोहरों से बड़ी बड़ी नाव के चित्र मिले हैं। इसके अलावा जो व्यापार की सूचना दे, बैलगाड़ी की भी मोहरें मिली हैं। इसके अलावा बैलगाड़ी की मोहरें मिली हैं। बैलगाड़ी की मोहरें मतलब क्या हुआ? मतलब ये है गांव, गांव से सामान लेकर जाना है तो यहां नदी है, यहां से यहां जाने के लिए बैलगाड़ी है, और बैलगाड़ी पे सामान लदा, यहां पहुंचा, यहां पे नाव लगी हुई है, नाव लेकर आगे बढ़ गई। ये तो सिस्टम रहा होगा। सिस्टम बढ़िया था तभी तो आगे बढ़े, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां होंगी कि आगे चल के भाई समस्या होगा। नाश तो एक दिन सबका होना है, जो जन्मा है उस सबका नाश हो जाएगा। लेकिन यह है कि अच्छे से हो, अच्छे से हो तभी ठीक है। आए हैं जग में तो कुछ नाम करें, कुछ अच्छे तरीके से काम करें, लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाएं, और अगर बेहतर नहीं कर पाए तो फिर बेकार है जीवन।
ये जीवन दूसरों के लिए है, ये जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। जिसने ये सोचा कि ये जीवन केवल मेरा है, उसके और पशु में ज्यादा अंतर नहीं है। पशु यही सोचता है कि ये जीवन केवल मेरा है, इसीलिए वो अधीन रहता है। लेकिन मानव इसलिए मानव है, मानव इसलिए मानव है कि मानव चीजों को बेहतर कर सकता है। मानव के पास संवेदनाएं हैं, मानव के अंदर भावनाएं हैं दूसरों को समझने की। अगर कोई मानव किसी के दुख को देखकर अंदर से प्रसन्न होता है कि बड़ा अच्छा हुआ, तो मानव अभी है नहीं, उसके अंदर का दानव जाग रहा है। इसीलिए अच्छे लोगों ने, अच्छे दार्शनिकों ने, अच्छे विचारकों ने यही कहा है कि अंदर के मानवता को जगाना पड़ेगा। बुद्ध ने सबके प्रति करुणा का भाव रखा। आज हम क्यों इतने छोटे हो गए? क्योंकि हम अपने पराये का इतना भेद करते हैं कि हमारे ऊपर वही चीज छाया हुआ है। तो यहां आप देखेंगे कि इस पूरी सभ्यता में आंतरिक और बाहरी व्यापार बहुत अच्छी स्थिति में था, और इनका व्यापार मध्य एशिया, फारस की खाड़ी, मेसोपोटामिया, मिस्र सबसे होता था। कहां कहां? तो आप देखोगे मध्य एशिया, फारस की खाड़ी, मेसोपोटामिया, है ना, मध्य एशिया, फारस की खाड़ी, मेसोपोटामिया, हाँ फारस की खाड़ी, और मिस्र की सभ्यता। हल्के लोग नहीं थे भाई, सब जगह से इनके साक्ष्य भी मिले हैं, इनकी मोहरें भी मिली हैं इन देशों में। अंग्रेज हमको समझाते थे कि तुम लोग क्या हो, जंगली हो, सपेरों का देश है। जब ये सभ्यता मिली 1921 में तो उनका हालत खराब हो गई, कि उनको समझ में आ गया ये क्या है, ये तो सबसे पहले दुनिया में यही नगरीकरण दिखाई देता है। कभी उन्होंने इसको जस्टिफाई नहीं किया, कभी माना भी नहीं। कहने दीजिए, ये दुनिया है, इनका काम ही है कहना। अगर इतने ही अच्छे थे तो अपने देश में ही बने रहते, क्या करने के लिए भारत भूमि में आए जो सपेरों के देश में? हमने किसी को तो बुलाया नहीं, कि बुलाया था? हमको क्या मतलब किसी से? हम क्यों बुलाएंगे किसी को? हम किसी को नहीं बुलाते। भारत के लोग ऐसे हैं दुनिया में कि ये कहीं नहीं गए, इनके पास सब दर्शन करने आए कि भारतीय कैसे होते हैं, और बाद में दर्शन करने आए और बाद में यहीं रुक गए, और उनके बाद यहां शोषण किया लोगों का। अंग्रेज आए तो अपने हाथ में सोने के जो सिक्के लेकर आए, अब फेंका 8-9 सिक्के, भारतीय लालची तो थे ही, सिक्के उठा लिया, नाचने लगे, और नाचते नाचते भारतीयों ने फिर अंग्रेजों को अपने देश में बसा लिया। स्टेटमेंट से बताता हूं, अली वर्दी खान ने कहा कि भाई ये अंग्रेज जो हैं, यूरोपीय जो लोग हैं, वो शहद देंगे हमें, हनी, लेकिन अगर इनको छेड़ोगे नहीं तब, अगर छेड़ोगे तो ये काट काट के मार देंगे, इसलिए छेड़ना मना है। अंग्रेज आए शुरुआत में तो उन्होंने सोने के सिक्के यहां पे खूब दिए, उसको कहा गया बुलियन। वो सोने और चांदी के सिक्कों को लेकर आए थे, और उन्होंने भारतीयों की मानसिकता को समझ लिया था कि ये लोग बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, उस मानसिकता के हैं, और इसी मानसिकता से इनको तोड़ा जा सकता है। इसीलिए
प्लासी की लड़ाई में नवाब के ही सेनापति, नवाब के ही लोग उसकी सेना को छोड़कर अंग्रेजों की तरफ खड़े हो गए, आके खरीद लिया गया। जितने बड़े लोग सबको खरीद लिया अंग्रेजों ने पहले ही। जगत सेठ, मीर जाफर, आओ तुम लोग अपनी टीम में आओ, आगे चल के तुमको हम नवाब बनाएंगे। अगर मीर जाफर धोखा न देता, वहां के लोग धोखा न देते, तो प्लासी की लड़ाई में ही अंग्रेज हार गए होते। इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि प्लासी की लड़ाई लड़ाई नहीं, एक विश्वासघात था, जिसमें बंगाल के धनी लोगों ने, बंगाल के अधिकारियों ने अपने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। बेचने का ये जो तरीका भारतीयों का है ना, ये लालच के कारण है। जिस दिन आपको अपने देश से प्रेम हो जाएगा, आप अपने देश से लगाव रखोगे, तो ये भावना अपने आप निकल जाएगी। अगर ये भावना विकसित न होती तो आज आप आजाद न होते। आजाद होने के लिए यही भावना विकसित हुई। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, ये जितने भी आपको क्रांतिकारी दिखाई देते हैं, ये इसी मानसिकता से भरे हुए थे कि देश को आजाद कराना है। तो यहां ये बात आपको समझनी होगी कि ये लोग विश्व के अलग अलग हिस्सों के साथ व्यापार करते थे, अपना जुड़ाव रखते थे। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि इसके साक्ष्य लोथल की मोहरों से भी मिलते हैं कि इनका व्यापार अलग अलग स्थानों से होता था, उसकी मोहरें मिली हैं जिस पर इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा हड़प्पा की मोहरों के साक्ष्य मेसोपोटामिया से भी मिलते हैं। वहां के शहरों में उत्खनन हुआ तो साक्ष्य मिला कि सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें वहां मिल रही हैं। तो ये हवाई बातें नहीं है, अभी तक जितनी बातें हुई उनका आधार रहा होगा। तो एक ऐसी सभ्यता जो अपने व्यापार वाणिज्य को लेकर अलग अलग स्थानों तक पहुंची, मतलब उसका व्यापार वाणिज्य अलग अलग हिस्सों तक था। इसके अलावा व्यापार के लिए मुद्रा के स्थान पर वस्तु विनिमय की व्यवस्था रही होगी। मतलब आप देखेंगे कि वहां अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है, एक अनुमान लगाया जाता है कि वस्तु विनिमय ही होता रहा होगा। एक सामान आपने वहां से लिया, अंजीर आपने मंगा लिया, आपने खाने के लिए कुछ मंगा लिया, बदले में उनको गेहूं पकड़ा दिया। आज भी होता है गांव में, आप जाएं, जो गेहूं लेकर जाएं तो नींबू लेकर आए। मतलब वस्तु विनिमय की व्यवस्था रही होगी, आदान प्रदान, एक चीज देकर दूसरी चीज प्राप्त करना, अदला बदली की व्यवस्था रही होगी। इतनी बात समझने में किसी कोई दिक्कत? तो सबसे पहले बताओ इनकी नगरी व्यवस्था, आप तुम लोग बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगरी प्रणाली कैसी थी। पीछे से बताओ, बोलो। यही तो अच्छा है फायदा, कम लोगों में संवाद हो सकता है, पूछ सकते हैं, बातचीत हो सकती है। हम्म हम्म आराम से बताओ, ये सब तुम्हारे ही बुद्धि के हैं, कोई तेज ऐसा नहीं है, किसी को लेके दबाव लेने की जरूरत नहीं, सब सामान्य है और सब असामान्य यहां होंगे। सामान्य से ही असामान्य की यात्रा होती है। आराम से बताओ, सोच सोच के बोलो। हम्म 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 हम्म
कोई है क्या? स्क्रीन अच्छा, उसको करना है बस इतना ही बड़ा, देखो कोई दिक्कत नहीं। ये हम यहां से कर लेंगे ना, यहां से कर लेंगे। और बड़ा कर दें? ठीक है। देखिए भाई, लेकिन इसमें बहुत मजा नहीं आ रहा, छोटा करके ही सही है। हाँ, ये देखो, ये एक उत्खनन हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का। उत्खनन के बाद जो स्ट्रक्चर सामने आया वो इस तरीके का आया। ऐसे अगर आप देखेंगे कि यहां पर इस तरीके से, ये बेसिकली स्नानागार का है। आप देखें सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां हैं, इधर आसपास जो कमरे हैं और सारी व्यवस्थाएं आपको दिख रही हैं, है कि नहीं? इसके अलावा अगर आप इसका जो विस्तार देखें, ये देखिए, देखिए विस्तार, आप विस्तार देखो। ये है मोहनजोदाड़ो। कहाँ है पेन भाई? चलो कोई बात नहीं, ऊपर है कहीं? बहुत बढ़िया। देखो भैया, तकनीक उन्नयन में जो हम थोड़ा पीछे हैं। ये देखिए, अब इसमें आप लोग देखते जाइए स्थान। ये है सिंधु नदी, ये है मोहनजोदाड़ो। ठीक है। अभी आपने देखा होगा बालाकोट अटैक हुआ था, हैं? अटैक अटैक किया गया था जो भारतीयों के द्वारा। अभी एक एयर स्ट्राइक हुई थी बालाकोट की, भारतीय सेना ने किया था, ये वही है। इसके अलावा ये देखिए कोट दीजी है, और ये घग्घर हागरा रिवर, जो आप देखेंगे यहां से आगे, ये आगे बढ़ रहा है। हम्म। क्या क्या करें? कहाँ से? इधर है ना ये, भाई ऐसे देखो इसको। ये देखो, अभी इसको छोटा करते हैं तो तुमको समझ में आएगा। ये देखो, ये भारत का जो गुजरात का हिस्सा है, ये देखो, ठीक है। अब इसमें ये है लोथल। अब इधर अगर तुम जाओगे तो ये ऊपर का जो हिस्सा है, ये अफगानिस्तान का होगा कि नहीं होगा? यहां पे अगर आप देखें, ये इस्लामाबाद है, यहीं से आपका जो बॉर्डर लगता है। तो ये उत्तरी पश्चिमी है, कौन सा? नॉर्थ वेस्ट। अधिकतर इसके जो स्थल है वो नॉर्थ वेस्ट में ही है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब। पश्चिम का मतलब ये, आप देखिए पूरा का पूरा यहां पर आपको इसके स्थल दिख रहे हैं। ये जितने भी इस तरह के हैं साइट, ये वाले, ये सारे के सारे इंडस वैली के हैं। देखिए यहां पर ये पूरे के पूरे हर जगह फैले हुए हैं। रोपण, भगवानपुरा, आलमगीरपुर, ये है ना आलमगीरपुर, जो यूपी में है, आलमगीरपुर ये आ गया। फिर नीचे आप देख रहे हैं ये इस तरीके से। आई बात समझ में? नहीं नहीं, अब देखिए,
इसमें देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा जो बड़ा कर दें, देखिए भाई ज्यादा इसमें तुम लोग सोचते हो कि हम बहुत फॉरवर्ड हैं इस पे। अब देखो, इंडस रिवर ये है, झेलम ये है, चेनाब ये है, रावी ये है, और ये नदी है ब्यास। ऊबर है काबुल। ठीक। और इंडस रिवर ही इस जगह से ऐसे ऐसे बहते हुए आप देखेंगे कि इधर से अलग अलग हिस्सों में है। ठीक है। तो ये पूरा इलाका जो है आप देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। ये देखिए यहां पर ये जो बनावली है और इसके नीचे राखी गढ़ी है। हाँ, राखी गढ़ी। हाँ हाँ, उस जगह से मिला है राखी गढ़ी से। कहाँ पे जोधपुर दिखाई दे रहा है? जोधपुर, अरे यार कुछ और ही लिखा रहा है, कुछ और मत पढ़ लो। ठीक है। ये देखिए, ये आदि योगी की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? आदि योगी की। ये माना गया है कि वो ध्यान कर रहे हैं आदि योगी, उसी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, उन्हीं की मूर्ति है। मोहरे देखिए, कुछ लिखा हुआ है इस पे। जो यू है ऐसे करके वायु है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ओ, फिर ओ, फिर पता नहीं क्या है जो बी जैसा लगता है, कुछ नहीं पता चल रहा है क्या लिखा है। हाँ हाँ। अब ये देखिए, जो इसके ऊपर जो मछली बनी हुई है, अगर आप देख रहे हो तो, और नीचे हाथी बना हुआ है, देखिए। और ये जो कुबड़ वाला बैल है ना, उसके नीचे भी वो गैंडा दिख रहा है, गैंडा टाइप का। घोड़ा नहीं है। देखिए इसमें, ये देखिए क्या क्या यहां दिख रहा है। देखिए इसमें तो हाथी है। ये क्या है? ये भैंसा दिख रहा है कुछ। हाँ, और ये क्या दिख रहा है कुछ? हाँ, ऊपर देख रहे हैं, ये जो गैंडा है। और इसमें आप देख रहे होंगे एक चीज आपको दिख रही होगी, ये कुछ लिखा हुआ है। ये जरूर कुछ लिखा हुआ है, ये हो ही नहीं सकता कि कुछ ना लिखा हो। खास बात तो ये देखने की है। नहीं यार, नाम नहीं लिखे होंगे, कुछ जरूर इंफॉर्मेशन उस पर होगी, नाम नहीं लिखा होगा। यही तो जो रहस्य है कि अगर ये पढ़ लिया जाए, भाई जो तुक्का ही लगाना है तो कुछ भी लगा लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक ये सोची समझी स्क्रिप्ट होगी, कुछ इनका इंफॉर्मेशन देने का तरीका होगा। अब चूंकि हमें इनकी लिपि पढ़ना नहीं आता, इसलिए हमारे सामने समस्याएं हैं। ठीक है। ये देखिए, जो बर्तन देखिए कितने शानदार चमकते हुए बर्तन, मतलब एक पूरा सिस्टम स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया होगा।
आप बर्तन को देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। देखिए आज भी इतना सुंदर लोग नहीं बना रहे हैं। मतलब इस तरीके का एक पूरा रूप, एक पूरा तरीका, सब कुछ इनके पास है। ये देखिए योगी ध्यान कर रहे हैं, यही हैं पशुपति। ये ध्यान कर रहे हैं, ध्यानस्थ हैं, ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए, है कि नहीं? हाँ तो मुकुट है ना, ये हड्डियों का है, जो जानवरों की हड्डियों का मुकुट हो सकता है। इनके लिए एक शब्द और भी आया है कि पशुओं के देवता हैं ये। हाँ पशुओं के देवता, तो हड्डियां हड्डियां कुछ होंगी, उसी को लपेटे होंगे भस्म। इसीलिए कुछ लोग इन्हीं को भगवान शिव के रूप में भी कहते हैं, क्योंकि शिव को भी पशुपति कहा जाता है, शिव। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही। कल इसके बाद जो है हमारी मुलाकात आप लोग से होगी और फिर इसके आगे हम चलेंगे। ठीक, अभी तो यही चलेगा सिंधु घाटी। अब इसके बताएंगे धार्मिक व्यवस्था, धर्म कैसा सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे, फिर हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद, कल मिलते हैं।